हेलो बच्चा पार्टी। मैं हूं आर के और पढ़ता हूं मेडिकल कॉलेज में और साथ में आपके लिए थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो बना देता हूं। तो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये क्लास 9th का चैप्टर है सेल। बेसिकली आपके क्लास में दिया हुआ है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इस नाम से, लेकिन ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो डेडिकेटेड है सेल के लिए। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तो सेल के लिए हिस्ट्री पढ़नी है कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ और उसके आगे फिर सेल का क्लासिफिकेशन एंड आगे ये चैप्टर कंटिन्यू हो जाएगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये आपके लिए काम का इसीलिए है क्योंकि एक तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत डायग्राम यूज़ किया आपको पढ़ाने के लिए, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैंने इसको बहुत कॉन्साइज फॉर्म में नोट्स इसमें मेंशन कर रखा है। तो आप चाहो ना तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सकते हो, और मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि 9th क्लास में जो मैंने नोट्स लिखा है इससे बाहर आने का कोई चांस नहीं है, बहुत कम चांस है कि इससे बाहर आएगा, नहीं आएगा मान के चलो। एनसीईआरटी कवर्ड है, आओ इसके बाहर जो टॉपिक्स आ सकते हैं वो कवर्ड है। तो ध्यान से देखना और मज़े लेकर के पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना और ज़रूरत पड़ेगी तो नोट्स नहीं होगा तो नोट्स भी लिख लेना। देखो, एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक नाम था इनका, और इन्होंने क्या किया था, ये 1665 की स्टोरी है। ये तब की बात है ना जब हमारे यहाँ लड़ाइयाँ चल रही थी, याद है महाराणा प्रताप और अकबर के समय, थोड़ा सा जस्ट उसके थोड़े से जस्ट आगे समय की बात है ये। और उस समय हमारे यहाँ लड़ाइयाँ चल रही थी और ये लोग क्या कर रहे थे, सेल डिस्कवर कर रहे थे। तो ये जो हुक चचा है ना, इन्होंने 1665 में अपने एक माइक्रोस्कोप बनाई। अब जब माइक्रोस्कोप बनाए तो चुल मचा, कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कॉर्क लिया, ठीक है, और इस कॉर्क में जब इनको ध्यान से देखा माइक्रोस्कोप के नीचे तो उन्हें ये दिखा, और ये दिखते ही इनको चुल मच गई कि भैया ये है क्या, काम क्या है क्या नहीं। इन्होंने बेसिकली इसका एक ड्राइंग बनाया और उसको नाम दिया सेल, ठीक है, इनके हिसाब से सेल था। इन्हें भी नहीं पता था जिस समय ये बना कि भाई ये आगे चल के बहुत कुछ बदल देगा, मतलब पूरी की पूरी एक नई बायोलॉजी डिस्कवर हो जाएगी एंड कहानी आगे गजब बढ़ जाएगी। तो ये सेल की डिस्कवरी तो यहाँ से हुई। ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हो ये नेट पे अवेलेबल है, और ये रॉबर्ट हुक का रियल डायग्राम्स है जिनको ये बनाए थे और जिनको ये देखे थे। अब 1665 में ये देख तो लिए, लेकिन इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए 1674। इनमें नोटिस करने वाली बात ये थी कि जो रॉबर्ट हुक देखे थे ना, ये एक डेड सेल था पूरा का पूरा। और उसके जस्ट बाद में 9 साल के बाद में 9 ईयर्स लेटर एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ये एक साइंटिस्ट है, ये भी याद रखना है आपको। ये जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने पॉन्ड में, तालाब में सबसे पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब जो लिविंग सेल है ना, देखो दोनों के डिस्कवरी में डिफरेंस बस इतना ही है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा बट वो था एक डेड सेल, और जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा ना वो था एक लिविंग सेल। अब उन्होंने जो देखा था ये उसका मोटा मोटी डायग्राम है, जो इन्होंने देखा था ये अप्रोक्स डायग्राम है। तो आपको क्या याद रखना है, पहला सेल किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने, टाइम था 1665, और जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था जिन्होंने, वो थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक, और टाइम था 1674। इसके बाद आपको पता है ना कि जब इन लोगों ने डिस्कवर किया ना, उस समय माइक्रोस्कोप बहुत पुराने थे और उनकी जूमिंग पावर बहुत कम थी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हमारी उतनी एडवांस नहीं थी, तो इसके आगे की डिस्कवरी में बहुत टाइम लगा, और लगभग 150 से लेकर के 200 सालों का समय लग गया। और 1831 में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक मेजर डिस्कवरी करी थी, उसके बीच में भी डिस्कवरी चल रही थी, लेकिन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने पूरा का पूरा कहानी ही बदल दिया, क्योंकि इन्होंने जो डिस्कवर किया था ना वो था न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या बवाल होता है मैं आपको आगे तो एक्सप्लेन करूंगा, बट देखो ये जो दिख रहा है ना आपको ऐसा गोल सा, यही है न्यूक्लियस। और इसको किसने ढूंढा, इसको ढूंढा था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, और जो इन्होंने ईयर में डिस्कवर किया था वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक बच्चा। तो ये 3 डिस्कवरी याद रखो, आपका काम आराम से निकल जाएगा। इसके आगे की डिस्कवरी हायर क्लासेस तक में नहीं पढ़नी होती, बस इससे आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक कि जो सेल है ना, सेल का शेप, साइज और नंबर, ये एक टॉपिक है। इसमें मैंने आपको पॉइंट्स में नोट्स मेंशन कर रखे हैं, ए, बी, सी और डी, बस 4 पॉइंट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो, जो सेल होते हैं ना, वो अपने काम के अकॉर्डिंग उनका शेप डिसाइड होता है कि वो कैसे शेप के होंगे, उनकी साइज़ क्या होगी। जैसा काम वैसा शेप वैसा साइज। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ, समझो। जैसे मान लो शाहरुख खान है ना, तो शाहरुख खान को अगर कोई मूवी करनी है, जैसे डीडीएल जो उसने किया था, शाहरुख खान ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें भाई साहब को रोमांस करना था तो कैरेक्टर डिफरेंट था। उन्होंने जवान मूवी करी तो कैरेक्टर डिफरेंट, एकदम लड़ाई वड़ाई वाली मूवी है ना वो,
तो एक्शन मूवी में एकदम मतलब शकल सूरत सब कुछ चेंज। तो जैसा रोल होता है वैसे कैरेक्टर खुद को ढाल लेते हैं, वैसे ही सेल भी अपना चेंज हो जाता है। जैसा काम रहेगा उस हिसाब से वो अपना शेप ले लेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट था और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और आपको जान के ये खुशी होगी कि ये मेडिकल के एग्ज़ाम में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, नीट, उसमें आया था ये आता है। अब कुछ एग्जांपल्स के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा आरबीसी है। अब ये आरबीसी क्या है? जो हमारा ब्लड है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ, सुनना। जो अपना ब्लड है वो ब्लड है रेड कलर का। ये चीज़ तो जानते हो। रेड कलर का इसीलिए है क्योंकि हमारे बॉडी में आरबीसी नाम का एक सेल पाया जाता है ब्लड में। और ये जो आरबीसी है ना, इस आरबीसी में पाया जाता है हेमोग्लोबिन। और ये हेमोग्लोबिन होता है रेड कलर का। ठीक बच्चा? और जो हेमोग्लोबिन है, अब थोड़ा सा आगे बता देता हूँ, सुनना। हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए चाहिए होता है आयरन। इसीलिए जब कभी भी हमारी बॉडी में ना ब्लड की कमी होती है, तो ब्लड की कमी होने पे जो डॉक्टर्स दवा लिखते हैं ना, हम लोग भी मेडिकल में जब आप पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ाया जाता है कि जब कभी भी ब्लड की कमी हो तो मैक्सिमम केसेस में आयरन का टेबलेट लिख दो। क्योंकि मतलब आयरन का टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, हम लोग लिखते हैं कि आयरन का जो टेबलेट होता है ना, वो मेजर कॉज होता है ब्लड की कमी होने का। तो ये जो हेमोग्लोबिन है ना, ये हेमोग्लोबिन है रेड कलर का, और ये पाया जाता है आरबीसी में। अब आरबीसी है रेड कलर का, इसलिए इसका नाम भी है। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल। लेकिन आज से एक और चीज़ याद रखना, आर से देखो राउंड, और बी से हो जाएगा बाई, और सी से हो जाएगा कॉनकेव। तो आरबीसी जो होता है ना, जो रेड कलर का है हमारी बॉडी में, मतलब हमारे ब्लड में, वो होता है राउंड एंड बाई कॉनकेव। जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी ऐसे समझ लो जैसे हमारे ब्लड का जो इंडियन आर्मी है ना, जैसे हमारे देश की रक्षा कौन कर रहा है? इंडियन आर्मी। वैसे ही हमारी बॉडी की रक्षा कौन कर रहा है? डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना कि अगर इंडियन आर्मी को अगर आप परमिट रोक दोगे, परमिट रोकना मतलब समझते हो, जैसे कि ऐसे आप बोल दोगे कि देखो यार, आप आसाम में हो तो आप अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते, आप कहीं, उसको ऑल इंडिया परमिट रहता है इंडियन आर्मी को, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत तो कहीं भी पड़ सकती है। वैसे ही हमारी डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी की आर्मी है, वो सबसे फाइट करती है दनादन दे दनादन। तो उसको फाइट करने के लिए ना बॉडी में हर जगह जाना होता है। तो इसीलिए उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो छोटी से छोटी जगह भी उसको जाना होगा, और बड़े से बड़े मतलब बड़े से बड़े मोटे से मोटे वेन में भी उसको जाना पड़ सकता है, और एकदम पतले से पतले वेन में जहाँ पे, या आर्टरीज में, कैपिलरीज में जहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ेगी ना, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसीलिए डब्ल्यूबीसी का भी कोई शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि शेप फिक्स करने से ना लिमिटेशंस आ जाएंगे कि वो कहीं पार्टिकुलर जगह जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। तो इसलिए दूसरा, ये लॉन्ग एंड नैरो, ये जो लंबे लंबे पतले पतले लंबे लंबे ऐसे सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं कॉलमनर सेल्स। अब ये कहाँ पाए जाएंगे? सोचने वाली बात है ना कि ये मतलब कहाँ होंगे। तो आप ऐसे समझ लो कि कॉलमनर सेल्स पाए जाते हैं हमारे स्टमक में। तो ये जो लंबे लंबे सेल्स हैं ना, ये हमारे स्टमक में पाए जाएंगे। अब देखो, मैंने आरबीसी का ना एक डायग्राम इधर मेंशन किया है। आरबीसी को देखोगे तो इधर से आपको ना पिचका पिचका दिख रहा है ना, क्योंकि धंसा हुआ है, तो इसीलिए कॉनकेव नाम है इसका। केव मतलब होता है गुफा, गुफा अंदर से धंसा हुआ रहता है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हो कि ये दोनों साइड से धंसे हुए रहते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं बाई मतलब दोनों साइड से धंसे हुए हैं, और राउंड है, तो इसलिए राउंड एंड बाई कॉनकेव शेप होता है। आरबीसी का जो साइज होता है ना, वो 7 माइक्रोमीटर, ये याद रखना भैया। इसका डायमीटर ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डाटा है। और हमारे ना आज तक जितने भी लिविंग सेल हैं, बहुत छोटे से छोटे सेल पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा सेल जो मिला है ना, वो माइकोप्लाज्मा है। इसके बारे में डिटेल में जब आप 11th-12th में आओगे ना तो पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल बस याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं या कोई भी आपसे पूछ सकता है, इससे बाहर फिर नहीं आएगा। अब आते हैं सेल के नंबर्स। तो देखो, हम इंसान है ना, तो अपन जो इंसान है ये बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हैं, कई ट्रिलियन सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर में। लेकिन इस धरती पे आपने एक सुना होगा वर्ड बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया चचा है ना, ये बहुत छोटे होते हैं बच्चा। और एक बात याद रखना कि ये धरती पे, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये धरती पे बहुत पहले आए थे। मतलब हम इंसानों के आने से कई लाख साल पहले ये धरती पे आए हुए हैं। और क्योंकि ये बहुत पुराने हैं ना, तो ये यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल से बने हुए हैं, तो उनको कहते हैं यूनिसेलुलर। वैसे ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है 9th क्लास में ये, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो वैसे इनको तोड़ के देखो ना, यूनि मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब सेल, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो, दैट इज यूनिसेलुलर।
तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो बस एक सेल से मिलकर के बने हुए हैं ना, वो होते हैं यूनिसेलुलर। इसके एग्जाम्पल्स है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जैसे मान लो कि ये बैक्टीरिया है, ये कहीं भी रहेगा ना तो अकेले सरवाइव कर जाएगा भैया। ये खाना खा सकता है, ये अगर इसकी बॉडी में वेस्ट हो जाएगा ना तो पॉटी कर सकता है, बाहर एक्सक्रीशन कर सकता है। जब बैक्टीरिया को ज़रूरत पड़ती है तो वो डिवाइड भी करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। और रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं हम? संख्या ही तो बढ़ाते हैं। तो ये अपनी जनसंख्या बढ़ा सकता है, मतलब क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया जो होता है ना, वो अकेले रह सकता है, कहीं भी रह सकता है अकेले। तो ये जो सिंगल सेल वाले होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर डिपेंडेंट है जिंदा रहने के लिए। जैसे वायरस होता है, रुको मैं आपको समझा ही देता हूँ। जैसे देखो, मान लो आप यहाँ पे हो, ये मान लो कोई चिंटू है, चिंटू त्यागी, ठीक है। अब इस चिंटू त्यागी को समझो, इसको ना खांसी सर्दी हो गई, कॉमन कोल्ड। क्या हो गया बच्चा? कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड होता है वायरस की वजह से। अब ध्यान से सुनना, जब वायरस इस चिंटू त्यागी के बॉडी के अंदर में है तो तब ये जो वायरस है ना, ये लिविंग है, जिंदा है, समझे। और जैसे ही ना मान लो इसको खांसी आ गई और इसने खांस दिया, जब खांसा ना तो अपना हाथ अपने मुंह पे ले गया, तो इसके हाथ में कौन आ जाएंगे खांसने पे? वायरस। इसीलिए सुनना, जब कभी भी खांसते हैं या छींकते हैं तो कहते हैं ना रुमाल रखो, हाथ मत रखो, रुमाल रखो, क्योंकि हाथ रखोगे तो वो वायरस आपके हाथों में आएगा। फिर आप किसी से हाथ मिला लोगे, जैसे मान लो आप अपने दोस्त से मिलने गए, तो आप उससे मिलने गए और उसको तोहफा में क्या दे दिए? वायरस। आपने उसे हैंडशेक किया और हैंडशेक करने से वायरस उसके हैंड में चला गया, ठीक है, उसके हाथ में चला गया। अब जब उस हाथ से वो खाना खाएगा या अपने नाक के पास में, मुंह के पास में ले जाएगा, तो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैसे ही समझो, अगर मान लो आपके हाथ में ये वायरस आ गया, जैसे आपने छींका तो आपके हाथ में आ गया, अब उसका यूज़ करके ना, मतलब अपने हाथ से आपने कोई ग्लास पकड़ लिया, तो जैसे ही ग्लास पकड़ोगे ना, बस वायरस कहाँ आ जाएगा? इन ग्लास पे। लेकिन ग्लास है नॉन लिविंग, तो ये जो वायरस है ना, जब ये नॉन लिविंग यानी कि ग्लास पे आएगा तो नॉन लिविंग हो जाएगा। लेकिन जब ये आपकी बॉडी के अंदर में रहेगा ना, तो ये बॉडी के अंदर में कैसा रहेगा? लिविंग। और फिर जब मान लो कोई आपका दोस्त आया और उसने पानी मांगा और आप उसी ग्लास में पानी ला करके दे दिए बिना उसको धोए, तो ये जो वायरस है ना, इस ग्लास से फिर इस आपके दोस्त के हैंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर वहाँ से उसकी बॉडी में चला जाएगा। जैसे ही उसकी बॉडी में जाएगा ना, आपके दोस्त की बॉडी में, फिर से ये कैसा हो जाएगा? लिविंग। यानी कि समझो, जब ये लिविंग के अंदर में था तो लिविंग था, जब ये नॉन लिविंग के पास में आया तो नॉन लिविंग हो गया, और फिर ये आपके दोस्त के बॉडी में गया ना तो फिर से लिविंग हो जाएगा। यानी कि वायरस लिविंग रहने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? लिविंग पे। जब ये लिविंग के बॉडी के अंदर में रहेगा तो लिविंग रहेगा, नॉन लिविंग के पास में जब जा रहा है तो नॉन लिविंग हो जा रहा है। समझे बच्चों? तो ये डिपेंडेंसी शो कर रहा है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी पे है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो डबल बल्ले बल्ले। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप उसके पास उसको रख रहे हो अपने पास में या नहीं रख रहे हो, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। मतलब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनको अपने पास रखते हो या नहीं रखते, वो जहाँ भी रहेंगे जिंदा रहेंगे। अब आगे, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हम, जैसे तुम, जैसे प्लांट्स, जैसे एनिमल्स, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं ना बच्चा, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। जो ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा, उसकी बॉडी में सेल का नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी में सेल का नंबर कम होता है क्योंकि हमारी साइज छोटी है, चिंटू चिंटू पिंटू पिंटू है। लेकिन अगर हम बड़े हो गए, जैसे मेरी हाइट लगभग 6 फीट, तो मेरी बॉडी में सेल के नंबर ज़्यादा। अब मेरा कंपेयर कर दो किसी हाथी से और बोल दो कि हे आपकी बॉडी में सेल का नंबर कम, तो हाँ कम, क्योंकि मेरी हाइट जो है, मेरा जो बॉडी है वो हाथी के बॉडी से छोटी है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसीलिए मेरी बॉडी में सेल के नंबर कम हो जाएंगे। जो ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा, उसकी बॉडी में सेल का नंबर उतना ही ज़्यादा। अब सुनना एक चीज़ ध्यान से, यहाँ से ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी स्टार्ट होगी। ऊपर में तो ये याद करने वाले थे,
आप याद करोगे, ये याद रखना कि ये क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। सेल्स को कैसे क्लासीफाई करोगे? तो सेल्स को क्लासीफाई करने के लिए आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है, याद रखना। मान लो आपने ना कोई एक ज़मीन लिया, या आपके पापा ने ना कहीं पे एक ज़मीन लिया, और आप लोग प्लान कर रहे हो कि वहाँ पे घर बनाना है। तो घर बनाने से पहले आप क्या करोगे? तो घर बनाने से पहले वहाँ पे हम सारे लोग घर बनाने से पहले वहाँ पे ऐसे बाउंड्री करवा देते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि बाउंड्री करवा दिए, बाउंड्री करवाने के बाद तुरंत उसमें ला करके 106 इंच का एलईडी टीवी लगा दिए, बड़ा सा फ्रीज कूलर डाइनिंग टेबल, 2-4 हज़ार करोड़ का डाइनिंग टेबल, फैन, कूलर सब लगा दिए। ऐसा थोड़ी होता है, एसी वैसी। पहले नक्शा बनता है घर का, पहले बाउंड्री करते हैं, फिर नक्शा बनता है, फिर नक्शा बनने के बाद फिर घर बनेगा। घर बनने के बाद में उसकी प्लॉटिंग, मतलब घर बनने के बाद में उसकी फिनिशिंग होगी। फिनिशिंग होने के बाद में तब आप जाकर के डिसाइड करोगे कि कौन सा आपका बेडरूम होगा, कौन सा मम्मी पापा का होगा, कौन सा डाइनिंग रूम होगा, कौन सा टीवी रूम होगा, या हॉल होगा, किचन, सब ऐसे बाद में डिसाइड होता है। वैसे ही बच्चों, जब हमारा अर्थ बना था ना बहुत पहले, तो जब अर्थ बना था उस समय अर्थ पे पंगा चल रहा था। जब जो सेल बना ना, उस सेल के साथ में वो सेल जो बना वो एकदम प्रिमिटिव सेल है, बहुत पुराना सेल है। अब अगर वो बहुत पुराना सेल है तो हम उसमें सारी चीज़ें नहीं रख सकते। तो हमने क्या किया, हमने यानी कि नेचर ने, ठीक है, नेचर ने क्या किया, नेचर ने सिंपल सा सेल को घेर दिया, सेल को बाउंड्री दे दी, सेल बाउंड्री से ढक गया, और सेल के अंदर में कुछ केमिकल्स ट्रैप हो गए। अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बस सुनना ध्यान से कि ये केमिकल्स ट्रैप हो गए। और ये जो केमिकल्स ट्रैप हुए ना, इसी को आगे चल के कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन सेल ने इसके अंदर में कोई भी एडवांस सेल ऑर्गेनेल्स इसको नहीं दिए थे। क्यों? नया सेल था ना, नया बना था। तो इसीलिए इसके अंदर में ये जो सेल है ना, इसके अंदर में जिसको कुछ नहीं मिला, एकदम पुराना सेल है, प्रिमिटिव सेल, इसके अंदर में कुछ नहीं है, बस जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? मतलब ये डीएनए, ये क्रोमोसोम्स, ऐसे समझो, ये हैं क्या? क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या है? तो सिंपल भाषा में समझो कि अगर हम अपने माता पिता के जैसे दिख रहे हैं ना, जैसे शाहरुख खान तो छोड़ो यार, क्यों उसको उतना वैल्यू देना। तो आप मान लो जैसे कि हम अपने माता पिता के जैसे दिख रहे हैं, पेरेंट्स की तरह। तो हम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इसी क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स है ना, इसी की वजह से। जैसे बैक्टीरिया का बच्चा हाथी हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर में जो डीएनए है ना, वो बैक्टीरिया के बच्चे को बैक्टीरिया ही रखेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बैक्टीरिया ने पैदा किया, बैक्टीरिया का बच्चा आया और वो इंसान की तरह आ गया, पता चला कि इंसान की तरह दौड़ रहा है, खेल रहा है, पकड़ पकड़ के सबको ले जा रहा है कि चलो 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 दिखाते हैं मेरे पापा कौन है। ऐसे नहीं। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया बहुत बैक्टीरिया के अंदर, हम सब के अंदर में, बॉडी में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर में पाए जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया के थे ना, ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स किसी न्यूक्लियस में नहीं थे, एकदम नेकेड घूम रहे थे, ऐसे ही तैरते हैं हर जगह, ठीक है। क्योंकि ये बहुत पुराने सेल हैं, तो इसीलिए इनमें कोई कवरिंग या बाउंड्री नहीं दी गई। लेकिन एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा ना, कि ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये पूरे सेल के फंक्शन को, जो सेल होता है ना, सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है यार। मतलब सेल कब खाएगा, कब सांस लेगा, कब डांस करेगा, कब क्या करेगा, सब कुछ डिसाइड कौन करता है? क्रोमोसोम। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। क्रोमोसोम्स को अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो इसके ऊपर में कोड लिखे रहते हैं। आप ऐसे समझो जैसे आपके पास में फ़ोन होगा या लैपटॉप या टैब, जो भी होगा जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर का ना सॉफ्टवेयर डिलीट कर दो। सॉफ्टवेयर को क्या करो? डिलीट कर दो। सॉफ्टवेयर डिलीट करने के बाद में आपका मोबाइल कैसा हो जाएगा? एक डब्बा, जिसको आप कहीं चला के फेंक दो, किसी को चला के मार, मतलब समझ रहे हो, तो लड़ाई करने के काम आ जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं है। वैसे ही हम सबकी बॉडी के अंदर में, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो हम सबकी बॉडी के अंदर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के समझ लो सॉफ्टवेयर हैं, या सेल के सॉफ्टवेयर हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है ना, यही डिसाइड करते हैं भैया कि कैसे दिखोगे, कैसे चलोगे, बच्चे कैसे आएंगे, इंटेलिजेंट रहोगे नहीं रहोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको कवरिंग तो देनी चाहिए ना। लेकिन मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, सेल नया बना है तो उसके ऊपर में ये कवरिंग नहीं आती।
तो जब कवरिंग नहीं आती यानी कि ये बोले तो ये न्यूक्लियस नहीं रहता है, और जब न्यूक्लियस नहीं रहता है तो ऐसे ही सेल को कहते हैं प्रोकैरियोट्स। सुनना, मैं तोड़ रहा हूँ इस चीज़ को। प्रो मतलब होता है पहले, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और सेल मतलब न्यूक्लियस के बनने से पहले जितने भी पुराने सेल्स हैं सबको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। उसके बाद इधर देखो, यू यू मतलब होता है ट्रू, मतलब सच में। कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस किसी सेल में आ गया तो उसको कहते हैं यूकैरियोट्स। और जिनमें जो पहले थे एकदम स्टार्टिंग में बने थे पुराने वाले सेल, उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो अब इसमें ध्यान से देखना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इनमें प्रिमिटिव बहुत पहले आए थे सेल, तो प्रिमिटिव थे। इनकम्प्लीट था क्योंकि इनमें जो एडवांसमेंट होनी थी वो एडवांस नहीं हुआ था, स्टार्टिंग डेवलपिंग स्टेज था। न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। अब एब्सेंट होने का रीज़न भी है क्योंकि ये सब एडवांस वाले हैं, मतलब ये सब एडवांस चीज़ें। अब बना ही सेल ही पुराना है तो एडवांस कहाँ से हो सकता है, समझ रहे हो? अब जैसे मान लो आप 1945 में 1945 में जाकर के बोलो कि मेरे को एप्पल का आईफोन चाहिए, मजाक कर रहे हो क्या यार? तो नहीं है ना पॉसिबल। वैसे जब सेल बहुत पुराना है तो कहाँ से एडवांस आएगा? तो एडवांस नहीं होता है। अच्छा, एक जो ये लाइन लिखा हुआ ना कि मीसोसोम इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आप एक बात जानते हो, हमारी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एक बड़ी मस्त चीज़ होती है, एनर्जी बनती है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ना। बैक्टीरिया के पास में या प्रोकैरियोट्स के पास में थोड़ी बहुत मीसोसोम उसकी कॉपी करता है। ठीक है, मीसोसोम क्या होता है? मीसोसोम सेल का जो मेम्ब्रेन है ना, ये ऐसे ऐसे कहीं कहीं मुड़ जाता है, उसी को कहते हैं मीसोसोम। तो ये थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है, और वहाँ से रेस्पिरेशन करने में, सांस लेने में और एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प मिल जाती है। ठीक ठीक जी। तो ये था प्रोकैरियोट्स के बारे में, इससे बाहर फिर नहीं आने वाला है, टेंशन नहीं लो। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या कि यूकैरियो का मतलब हो गया कि ट्रू न्यूक्लियस। अब अगर ट्रू न्यूक्लियस है, देखो वेल डेवलप्ड सेल, सिंपल सी बात है कि वेल डेवलप्ड होना तय है। वेल डेवलप्ड इसलिए होना तय है क्योंकि न्यूक्लियस आ चुका है ना, और न्यूक्लियस तो तब आएगा जब सेल अच्छा खासा एडवांस हो चुका है। अब जब न्यूक्लियस आ गया, एडवांस हो गया, तो सेल के पास में अपना मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन सा, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे जो पहले नहीं थे, जब सेल डेवलप कर रहा था तब नहीं थे। जैसे ही सेल डेवलप कर जाएगा ना अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। समझ में आया? याद रखना, ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स तो समझ गए होगे। फंजाई जानते हो क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको, रुको। जैसे रोटी का टुकड़ा फेंक देते हैं ना अपन, तो जब रोटी का टुकड़ा थोड़े समय तक कहीं फेंके रहोगे ना, तो देखना उस पर ना ब्राउन कलर के ना कुछ लग जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है ना टुकड़ा। तो ब्राउन कलर का जो दिखता है ना, जिसके बाद मम्मी बोलती है कि मत खाना इसको, खाने में भी बहुत अजीब सा लगता है, तो वो होता है फंजाई। मशरूम खाते हो? मशरूम चिली, मशरूम पता नहीं कौन कौन सा होता है यार। तो मशरूम जो खाते हैं ना वो भी फंजाई ही है, लेकिन वो एडवांस वाला है। और ये जो बैक्टीरिया है ना, ये सब पुराने वाले हैं। ठीक जी। एक प्रोटिस्टा रह गया इसमें बताना। तो प्रोटिस्टा जो होता है ना, वो आप बस अगर याद कर पाओ तो याद कर लेना, नहीं याद कर पाओ तो भाड़ में जाए, हमें क्या करना है। मतलब ये नहीं आएगा आपके 9th क्लास के हिसाब से, मैंने लिख दिया, अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, इट्स ओके। चलो अब इसके आगे क्या पढ़ना है? हाँ जी, तो आपको पढ़ना है ये डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अभी अपन लोगों ने ऊपर पढ़ा ना प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, उसका ये डिफरेंस है। और ध्यान रखना, मैंने एक ऊपर क्वेश्चन बताया था आपको कि व्हाट इज यूनिसेलुलर सेल एंड व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, देखना ये क्वेश्चन में आ ही जाएगा, आपके फर्स्ट टर्म में आए या जैसे भी आए, बट आ जाएगा। ये डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसा होता है कि मैंने कुछ बातें लिखी हैं। अब देखो खुद ही सोचना, लॉजिकली सोचना, बायो को याद नहीं करना प्लीज़, थोड़ा सोच के देखना, खुद ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये बायो है क्या, नेचर है हमारा प्रकृति है, तो उसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात क्या कि जो अपना प्रोकैरियोटिक सेल है ना, ये मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि बहुत पहले बने थे, ये समय के साथ में एकदम स्टार्टिंग में बने थे और धीरे धीरे डेवलप हुए थे।
और वहीं डेवलप होकर के हम लोग बने हैं। तो जो हमारे प्रोकैरियोटिक है ना वो बहुत छोटे, तो बहुत, क्योंकि स्टार्टिंग है तो बहुत छोटा होगा ही, और यूकैरियोटिक से बड़े बड़े भी हो जाते हैं भैया। न्यूक्लियस ऑफ कोर्स नहीं होगा यार, और इसमें होगा, पाया जाएगा। राइबोसोम्स, एक सुनना, ये जो राइबोसोम होता है हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं। देखो हमारी बॉडी में ना प्रोटीन्स बनते हैं, उनमें हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन्स बनाती है, कुछ अमीनो एसिड बनाती है, कुछ नहीं बना पाती है। तो जो नहीं बना पाती है ना उसी के लिए हमें दाल खाना पड़ता है। हम दाल खाते हैं ना, अपन लोग दाल खाते हैं या चिकन खाते हैं, जो भी प्रोटीन पाउडर पीते हैं, जो कुछ भी करते हैं अपन, वो सिर्फ उन प्रोटीन्स के लिए करते हैं जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी नहीं बना पाती, लेकिन कुछ प्रोटीन्स अपनी बॉडी बना लेती है, अमीनो एसिड को बना लेती है। वो कैसे बनाती है? राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स उसमें हेल्प करता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना उन लोगों को भी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे भी पड़ती है तो वहाँ पे ये पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है। लेकिन राइबोसोम वहाँ जो पाया जाता है ना बच्चा, सुनना, वो प्रिमिटिव वाला है, पुराना वाला है मतलब। लेकिन जो हम यूकैरियोट्स वाले में पढ़ते हैं ना उनमें दोनों पाया जाता है। ये बहुत कम पाया जाता है, ये मैक्सिमम पाया जाता है। आप ऐसे बोल लो कि ये कहीं कहीं पे जो पुराना वाला है ना ये कहीं कहीं पे पाया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 80S थोड़ा एडवांस वाला राइबोसोम्स पाया जाएगा। सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर ले, मैंने बोला था ना सेल ऑर्गेनेल्स तो एडवांस वाली चीज़ें हैं। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एडवांस वाले सेल ऑर्गेनेल्स वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स है पुराना सेल, और जो यूकैरियोट्स है ना उन सारे के सारे में पाया जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि एडवांस वाला। समझ में आया? क्रोमोसोम्स की बात कर ले तो क्रोमोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स में, हाँ ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, रुको। हाँ जी, तो जैसा मैंने आपको बोला था ना कि जो प्रोकैरियोट्स है ना उनमें तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, और अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि हमारे सेल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो ऐसे ही तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, जो केमिकल्स जो फ्लूइड बनाया था ना उसमें तैरते रहते हैं। लेकिन क्योंकि यूकैरियोटिक सेल एडवांस है और न्यूक्लियस आ चुका है तो इसीलिए वो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, हमारा सॉफ्टवेयर है, वो बहुत अच्छी तरह से एक न्यूक्लियस के अंदर में पैक्ड रहता है। बस इतनी सी बात। ये जो 4-5 डिफरेंस लिखे हुए हैं ना, इन 4-5 डिफरेंस को आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपके आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मान के चलो। तो क्योंकि ये वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो गई, मतलब 27 मिनट के आसपास की हो गई, तो अपन इसको यहीं पे रोक रहे हैं। इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। अगर आपको ज़रा सा भी मज़ा आया ना, थोड़ा अच्छा लगा, तो एक लाइक करना, आप जितना हो सके, पॉसिबल हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब करना ताकि आपको फिर नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। एक मैं आपको बात बताता हूँ, अपन सिर्फ पढ़ के यहीं पे नहीं छोड़ेंगे ना इसको, अपन इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और जो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना वो थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। वो जब वीडियो अपलोड होगा ना आपको खुद ही दिख जाएगा, ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा आपको देखना। तो इसीलिए अगर आप उसके बारे में उसके रिगार्डिंग अपडेटेड रहना चाहते हो तो बस सब्सक्राइब करो यार, फ्री है, घंटा दबाओ, मतलब सब्सक्राइब करो, घंटा दबाओ, और आगे का जो अपडेट है ना वो मस्त आपको मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।